Okay, so I welcome you all, and as you know that because of the this means recent announcement of CBSE, now your board of examination will be held in two parts, term one, first and term second. Most of the things that I explained yesterday in yesterday class, I think you should not any confusion. And if you have any confusion, then you can search on YouTube channel. There are so many channels that are providing the information related to this. And even you are not getting that, so you can make me call or message me. तो हम उसको आपको क्या करेंगे समझा देंगे. बट ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जो हाफ ईयरली एकदम मतलब यही था कि हाफ ईयरली का नंबर नहीं जुड़ता है और इसमें जो गलतियां होती थी उसको बच्चे इम्प्रूव करके एनुअल में अच्छा मार्क्स लाते थे. लेकिन अब क्या है, अब जो ये अपना आपका जो हाफ ईयरली होने वाला है वो सेम एज ए बोर्ड होगा. ओके, और जो 50% जो पोर्शन होगा आपका इस पार्ट में होगा टर्म फर्स्ट में, और टर्म सेकंड में होगा वो आपका 50% होगा. ओके, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सिलेबस, बट जो भी हमारा सिलेबस है उसको हमको कम से कम सारे सब्जेक्ट का एक दो लेसन, दो तीन लेसन क्या करना है, हमको खत्म कर लेना है. और सिलेबस रिसेंटली जल्दी ही आने वाला है. ओके, सीबीएसई के थ्रू कि टर्म फर्स्ट में कौन सा सिलेबस होगा, टर्म सेकंड में, तो एटलीस्ट पहला लेसन तो होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम पोस्टपोन द ज्योग्राफी पोर्शन एंड आई हैव स्टार्टेड द सिविक्स फर्स्ट लेसन. ऐसे सिविक्स का, फिर इकोनॉमिक्स एंड देन हिस्ट्री हमको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे इजीली. ओके, सो शॉर्ट में बताएंगे, टाइम नहीं लेंगे, कि सिंपल सी बात है. अब आप रेडी हो जाइए. आपके पास जो ये 3 महीना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का टाइम है, 2 महीना आपको रिवीजन या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट करने का टाइम है, तो आपके पास 5 महीने का टाइम है, 4 साढ़े 4 महीने का. तो उसमें आप क्या करेंगे, अपना फुल पोटेंशियल देंगे, घूमने का, मस्ती करने का, ये सोचने का कि इस बार भी एग्जाम नहीं होगा, वो खत्म. ठीक है, सिंपल सी बात, अगर डायरेक्टली कहें, किसी को बुरा लगा होगा, वो खत्म हुआ. अब आपको क्या करना है, आपको जो है फोकस करना है किस पे, स्टडी पे. ओके, क्योंकि हमने कल ही आपको बताया कि ये जो 50% है वो एक्चुअली 50% नहीं है, वही 100% है. क्योंकि ये 50% आपका खराब हो गया तो फिर आपको अगला जो 50% का जो सिलेबस होगा वो पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, अजीब सा टेंशन आएगा, अरे इतना खराब हो गया, आगे करके भी क्या करेंगे. तो दैट्स व्हाई दिस 50% जो पहला इंप्रेशन आपका है वही लास्ट माना जाता है. तो इसलिए आप इस 50% वाले पार्ट को सीरियस होके लेंगे. ओके, और हमको पता है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर उनका मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आ जाता है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो वो कितना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं. और इसमें ये उनको लग जाएगा कि बोर्ड्स में, ये बोर्ड्स क्या है कि में ऐड होगा, ये एज ए बोर्ड ये है, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा. तो इसलिए जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और अगर उनको अगर ऐसा लगता है कि वो उनको अपना 3 मंथ केवल, ज्यादा नहीं, 3 मंथ में हम आपका 50% सिलेबस क्या करेंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई होगा उसको हम एकदम अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर करवाएंगे, मेरी गारंटी है. और फिर आई होप कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप क्लास लेंगे भी, उस समय लग जाएगा कि हाँ मुझसे, हम लोगों से कोई गलती नहीं हो रही, कुछ छूट नहीं रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ सिविक्स according to your syllabus, the first lesson, and that is power sharing. Okay, so in this lesson we will be we will see the different story of country, means we will see the two country, Belgium and Sri Lanka. We will read the story of, we will study the story of Belgium and Sri Lanka. Okay, and then we at the last we will reach at the conclusion that how power sharing is important. Simply power sharing means distribution of power and different levels. Okay, तो जब हम पावर को क्या करते हैं, एक बार सेंट्रलाइज ना करके कई जगह पे उसको बांट देते हैं, इसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं. अगर वो सेंट्रलाइज होता है, एक के पास होता है, तो किस तरह से डिफिकल्टीज आती हैं, किस तरह से डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है. ठीक है, वो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे बेल्जियम का, श्रीलंका का, तो वो पता हो जाएगा कि कहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया गया, कहाँ पे शेयर किया गया. जहाँ पे पावर को शेयर किया गया वहाँ पे किस तरह से जो मामला था वो बिना किसी क्राइम के, बिना किसी वायलेंस के वो अचीव हो गया. ठीक है, और किस तरह से जैसे श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया गया, एक ही रिलीजन पे फोकस किया गया, एक ही बात पे फोकस किया गया, और वहाँ पे किस तरह से सिविल वॉर होता है, और वॉर होता है जो भी है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और तब जाके वहाँ पे जो मामला शांत होता है. ओके, सो बेसिकली वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग में आपको पता है, आपको शेयर को पता है, बहुत सारा से मैसेज शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं. तो शेयर का मतलब होता है बांटना. सो हियर हम यहाँ पे हम ये देखेंगे क्या कि किस तरह से ये जो पावर का बांटना होता है, जो शक्ति होती है, ठीक है ना, आपको हम बताएंगे. ठीक है, तो वो क्यों बांटना जरूरी होता है सभी में, और जब सबके पास क्या है पावर होता है, तो किस तरह से जो कंट्री है वो इजीली रन करती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट with the term of democracy that we have already studied in previous class.
ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी क्या है। ओके, डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट है, कल मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया था कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं उसको लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। सो इफ द गवर्नमेंट इज व्हाट chosen by people, it means in simple language you can say that democracy is a form of government where people choose their rulers. Okay, so ये क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो चूज होके आते हैं पीपल के थ्रू, कॉमन पीपल के थ्रू। ओके, सो इट इज अ डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सिंपल सा डिफिनेशन है, यहाँ पे डिफिनेशन से ज्यादा हमको ले जाना नहीं है। यहाँ पे ये है कि हमने ये भी देखा था दैट इन डेमोक्रेसी पावर इज नॉट सेंट्रलाइज। ओके, डिफरेंट पावर्स आर सेपरेटेड। ओके, और डिफरेंट पावर्स आर शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ऑर्गन की बात की जाए तो हमको लगता है बताने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर 3 ऑर्गन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला ऑर्गन हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्गन यहाँ पे बात करें तो हमारा लेजिस्लेटिव, सबसे पहले तो कानून बनेगा तभी तो कुछ होगा। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पे आपका क्या है, मेकिंग लॉज। ओके, तो लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेटिव का होता है, तो पहला ऑर्गन। दूसरा है आपका क्या, एग्जीक्यूटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई करवाने का काम होता है। तो जो लॉ यहाँ से बनाया जाएगा उसको अप्लाई करवाएगा हमसे कौन, एग्जीक्यूटिव। ओके, इसमें मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ये हमारे एमपी एमएलए आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा जुडिशरी। तो इनका जो वर्क क्या होता है, नॉर्मली तभी होता है जब जो एग्जीक्यूटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में हो या फिर कॉमन सिटीजन और एग्जीक्यूटिव में हो, तो जब कोई डिस्प्यूट होता है ना, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम क्या होता है, जुडिशरी। या फिर गवर्नमेंट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करती है, मतलब कोई ऐसा काम करती है या कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, जुडिशरी सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी सामने आता है और गवर्नमेंट से कहता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इस लॉ को, आपको इस बिल को क्या करना है, वापस ले लेना है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या किस तरह से जो पावर्स हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, डेमोक्रेटिक कंट्री में केवल, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से पावर को क्या किया गया, 3 ऑर्गन्स, 3 जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उनमें बांटा गया है। और जब बांटा जाएगा तो ये क्या होगा कि कोई एक अपने पावर को ज्यादा मिसयूज नहीं कर पाएगा और सबका एक दूसरे पे कंट्रोल होता है। जैसे कि एमपी है तो उसको किस तरह से हटाया जा सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई काम करेंगे तो किस तरह से पार्लियामेंट उनको हटा सकता है। ये सब चीज हम आपको 9th में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे स्टार्ट होगा इस सेशन पे, इट विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ 2 कंट्री, बेल्जियम और बेल्जियम। बेल्जियम भी होता है तो बेल्जियम वहाँ के लोग होते हैं और बेल्जियम कंट्री है, लाइक इंडियन वहाँ के लोग हैं, इंडिया कंट्री है। तो बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद श्रीलंका की स्टोरी पढ़ेंगे, किस तरह से डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ पे रहते हैं और किस किस तरह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो जो बेल्जियम की स्टोरी है, देखो सिंपल सी बात है, एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो 50% है वो टोटली एमसीक्यू पे है, चाहे वो रीजन असर्शन पे हो, चाहे वो सिंपली एमसीक्यू हो, किसी वे में होगा तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपको अगर वो 4 ऑप्शन मिले भी ना तब भी आप उसका आंसर दे देंगे। तो सोच लीजिए जब आपके सामने वो ऑप्शंस होंगे तो आपको वो आंसर तुरंत फटाक से याद आ जाएगा और उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो बस आप हमको अपना 3 मंथ दीजिए बस, उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं कोई फायदा नहीं है तो नेक्स्ट जो आपका 3 मंथ है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्लास को में इससे हट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको कहीं ना कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी वो हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। हर महीने के लास्ट में हम पूछते हैं कि अगर आपको ज्वाइन रहना है, जो है ना, तो बढ़ते तो नहीं हो, बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। तो इस वे में अब हम एक मैप लाते हैं अब आपके सामने, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेल्जियम की स्टोरी से, किस तरह से बेल्जियम की स्टोरी स्टार्ट होगी, क्या क्या वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन है, ठीक है ना। अभी हम बता देंगे एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, कितना परसेंटेज है और क्यों वहाँ पे दिक्कत हुई और कैसे उसको सॉल्व किया गया। तो सॉल्व का बात हमारा लास्ट में होता है, किस तरह से पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन पहले डिटेल में आ जाता था 3 मार्क्स में, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। मतलब जो क्या है कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है, में कहाँ के लोग, किस स्टेट के लोग, किस प्रोविंस में रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, उनका परसेंटेज क्या है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा एमसीक्यू बन सकता है, बहुत गजब का एमसीक्यू बनेगा और बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होंगे। हम आपको डाटा रटवाएंगे नहीं, ठीक है ना, जैसा कि मेरा ये नेचर है कि मैं कोई रटवाने का काम नहीं, आपको इतना ज्यादा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ कि आपको वो सारी चीजें इजिली याद रहती हैं। तो यहाँ भी वही होगा
कितना परसेंट क्या है डच वाला ज्यादा है कि फ्रेंच वाला ज्यादा है कि जर्मन ज्यादा है। तो जब हम उसको समझा देंगे कॉन्सेप्चुअल, तो आप वैसे ही आप जान जाएंगे कि किस तरह से क्या है, किस तरह से क्वेश्चन सामने आते ही आपको मैप याद आएगा और कहते हैं हाँ सर यहाँ का रीजन यहाँ पे ज्यादा थे, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब मैप हम ओपन करने जा रहे हैं, उसके बाद वहीं से हम आपको क्या करेंगे, सारी चीजें आपको हम क्लियर करेंगे। ओके, और आप भी अपने बुक में जो एनसीईआरटी का जो बुक है, और जो भी जिसको भी मेरे साथ पढ़ना है, उसका ये पहला कंडीशन है कि आपके पास एनसीईआरटी का वो बुक होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे पावर शेयरिंग का लेसन हो सिविक्स का, न्यू बुक पुरानी बुक से बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, न्यू बुक आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप मेरे क्लास को बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, आप क्लास को से रिजेक्ट हो सकते हैं, हट सकते हैं, लेकिन आपके पास बुक है तभी आप यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है ना, ओके सो दिस इज द मैप। ओके, मैप ऑफ बेल्जियम, फ्रीडियन कंट्री ऑफ यूरोप, आपको पता ही होगा फ्रांस जर्मनी और जो नीदरलैंड के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, उसको बेल्जियम कहते हैं। तो आप इसको एक मिनट पहले हम इसको थोड़ा सा कलर ले लें, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो ये कंट्री आप देख सकते हैं, ये जो बॉर्डर यहाँ से हमको ऐसे ही होना चाहिए, ये जो कंट्री है, ठीक है, ये जो कंट्री है वो क्या है, वो बेल्जियम। और बेल्जियम के नेबरिंग कंट्री में कौन कौन सी है, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलो, अब इसको आप कैसे समझना है आपको ये जानिए। सबसे पहली बात ये कि बेल्जियम क्या है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, और एक्चुअली यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो बहुत ही छोटी कंट्री है। ओके, और छोटी कंट्री के होने के साथ साथ यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मुश्किल से 1 करोड़ से ज्यादा, तो लिटिल ओवर 1 करोड़। तो 1 करोड़ से क्या है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, अबाउट अगर माने, अप्रोक्सीमेटली माने, जो वो क्या है, वो 1 करोड़ है। और यहाँ पे क्या किया गया है, इंडिया की का जो स्टेट है हरियाणा से, तो हरियाणा से कंपेयर किया गया है कि हरियाणा का आधा है। ठीक है, जो भी चीज है, हम जो भी यहाँ पे कंपेयर किया है वो हरियाणा से, तो वो मैटर नहीं करता है, बस ये कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बेल्जियम का पॉपुलेशन आपको बस ये जानना है क्या, कि वो लिटिल ओवर देन क्या होता है, वो 1 करोड़ है, लिटिल ओवर 1 करोड़। तो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली मानेंगे तो 1 करोड़। ओके, इसके बाद दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। सबसे पहले तो ये है, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वैलूनिया। आप याद रखेंगे, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर हाँ देखो, इसको डार्क करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हम यहीं पे लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं क्या, वेलूनिया। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर होगा, मतलब कि छोटा बड़ा होगा, तो आप समझेंगे वेलूनिया है ये। तो नीचे वाला पार्ट है क्या है, वेलूनिया। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ठीक है ना, जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम फ्लेमिश रीजन कहते हैं। ठीक है ना, छोटा सा है तो ज्यादा स्टेट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम फ्लेमिश रीजन कहेंगे, फ्लेमिश। ठीक है ना, वो क्या है, फ्लेमिश है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलो, तो ऊपर वाला पार्ट फ्लेमिश है और नीचे वाला पार्ट क्या है, वेलूनिया है। और मेन जो दो स्टेट्स हैं वो यही हैं। छोटा सा यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वो हालांकि वो बेल्जियम का भी पार्ट है, लेकिन जर्मनी का वहाँ पे कब्जा है हल्का फुल्का अपना, वो जिस तरह से जो ये तिब्बत के एरिया पे चीन का कुछ अपना वो पावर शो करता है, इसी तरह से ये भी जो एरिया है बेल्जियम का, तो जनरली वो जर्मनी के लोग ही वहाँ पे रहते हैं। तो ये माइंड में आपके रहे कि ये जो थोड़ा सा शेडेड पार्ट है, हो सकता है ये आपके एग्जामिनेशन में आ जाए कि ये जो यहाँ पे फिगर दे दे एमसीक्यू में। ठीक है ना, एमसीक्यू करेगा तो कई तरह का एमसीक्यू फिगर दे देगा, तो बताएगा चलिए आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा क्या है, कौन सा ये रीजन है। तो आपको ये बता देना ये जर्मन स्पीकिंग रीजन है। अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है ना, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो सिंपली क्या है, बेल्जियम में ऊपर का पार्ट जो है वो बेसिकली, इसके ऊपर का पार्ट जो वो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पे वलोनिया क्या है, वो रीजन है। ठीक है ना, अब हम ये जानते हैं कि ये जो फ्लेमिश रीजन है, ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, ये जो फ्लेमिश रीजन है, ठीक है ना, वहां पे लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां पे लोग डच लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, डच लैंग्वेज। ओके, कितना परसेंटेज है, कितने परसेंट पॉपुलेशन, 59%। तो 59% क्या है, वहां पे डच यूज करते हैं। कहाँ पे, फ्लेमिश वाले रीजन पे। नीचे आते हैं जो वेलूनिया का जो रीजन है, ठीक है ना, तो वेलेजियन रीजन में क्या है, तो इधर ही हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज कौन सा यूज किया जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना, फ्रेंच लैंग्वेज की यूज किया जाता है। कितने परसेंट लोग, 40%। 1% बचा, तो 1% वाला हमारा ये हो गया।
तो जो जनरली ऐसा माना जाता है कि जर्मनी का कब्जा है, इसका मतलब ये जो एरिया है वो जर्मन स्पीकिंग एरिया है, ठीक है ना। कौन सा है? जर्मन स्पीकिंग एरिया है। वो कितना परसेंट? 1%। तो पूरा परसेंट हो गया 59 और 160 और 40 100। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई मैप के थ्रू। ऊपर का जो रीजन है वो कौन सा है? फ्लेमिश रीजन है, जहाँ पे 59% जो है लोग डच बोलते हैं, मतलब कि ये 59% लोग यहाँ पे रहते हैं और वो डच बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या है? तो नीचे यहाँ पे क्या है? वो ये जो रीजन है वो वलोनिया का रीजन है। ये वलोनिया का रीजन, यहाँ पे 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? वो फ्रेंच बोलते हैं। ओके, नीचे का 1% लोग जो बच गए हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? वो बोलते हैं जर्मनी। ओके, अब यहाँ पे देखो ऐसा होता क्या है। नीदरलैंड है, ओके, अब हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। नीदरलैंड है, ओके, अगर वो नीदरलैंड है तो नीदरलैंड को हम क्या कहते हैं? नीदरलैंड के लोगों को हम डच कहते हैं। नीदरलैंड या हॉलैंड एक ही है, ठीक है ना। नीदरलैंड हॉलैंड अब आपको जानना चाहिए क्योंकि ये लोग एक कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे पुर्तगाली, ब्रिटिश और शायद फिर डच है, डच थे, ठीक है ना। और फ्रेंच भी बाद में आए। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या डच वो भी हमारे वहाँ कॉलोनियल पावर थे, तो इनको हम डच कहते हैं, हॉलैंड कहते हैं, सॉरी पहले हम कंट्री की बात करें तो नीदरलैंड को हम क्या कहते हैं? हॉलैंड कहते हैं। और यहाँ के जो निवासी होते हैं, यहाँ के जो सिटिजन्स होते हैं उनको हम डच कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ऊपर वाला रीजन उनके बॉर्डर से टच कर रहा है, ठीक है ना, नीदरलैंड या हॉलैंड के बॉर्डर से टच कर रहा है या फिर डच लोगों से टच कर रहा है डायरेक्टली, अगर ऐसा कह दें डच लोगों से ये टच कर रहा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ के लोग लैंग्वेज कौन सा यूज करेंगे? डच यूज करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी बात है भाई। ऊपर का जो बॉर्डर है वो किससे टच कर रहा है? डच स्पीकिंग कंट्री से। वो डच वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जैसे हमारा महाराजगंज है वो नेपाल से टच करता है, तो यहाँ का जो लैंग्वेज है बहुत सारा नेपाली है, बहुत सारा नेपाली लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस पड़ता है किसका? कल्चर का, ट्रेडिशन का, जो हमारे सटे हुए नेबरिंग स्टेट होते हैं या कंट्रीज होती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो डच क्या है यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये बॉर्डर बनाते हैं किससे? हॉलैंड से, और वहां के लोगों को डच कहते हैं। तो ये जो पार्टी हो गया, ये जो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका डच स्पीकिंग, ठीक है ना। और कितने लोग हैं? 59%। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी का है इधर। ओके, नीचे आ जाते हैं तो नीचे यहाँ पे फ्रांस है। नीचे क्या है? फ्रांस है। इसका मतलब ये जो वैलोनिया जो स्टेट होगा वहां पे लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? सिंपल सी बात है, फ्रांस है तो वहां का लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। फ्रेंच रिवोल्यूशन आप 9th में ही पढ़े हैं। तो फ्रांस का कोई भी चीज होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं। तो नीचे क्योंकि ये वाला जो वैलोनिया वाला पार्ट है, बस माइंड में आपको ये रहे नीचे वैलोनिया है, तो इसका मतलब क्या है? वैलोनिया वाला पार्ट किससे टच कर रहा है? फ्रांस से टच कर रहा है। और जब फ्रांस से टच करेगा तो वहां के लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? फ्रेंच लैंग्वेज यूज करेंगे। थोड़ा सा जर्मनी का बॉर्डर यहाँ पे सट जाता है इधर इस वाले पार्ट में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पे कवर करता है किसका? डच वाले का। तो अगर आपके माइंड में केवल ये रहे कि सर बताए थे कि मैप में क्या है, सबसे ज्यादा बॉर्डर को टच करता है क्या? नीदरलैंड। इसका मतलब सबसे ज्यादा लोग वहीं के होंगे जो डच स्पीकिंग होंगे, और वही है अबाउट 60% है। या फिर एक्यूरेट डाटा क्या है? 59% है। उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है जो टच करता है, तो 40% है। थोड़ा सा पार्ट टच कर लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो जो एरिया है वो जर्मन स्पीकिंग एरिया है, जो कि केवल कितना है? 1% है। ओके, तो सिंपल सी बात है, फ्लेमिश रीजन 59% डच स्पीकिंग, वलोनिया रीजन 40% फ्रेंच स्पीकिंग, रिमेनिंग जो है वो 1% वो कौन से स्पीकिंग है? जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है ना, जो जर्मनी के बॉर्डर को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो ये ओवरऑल पूरे कंट्री का ये क्या है? ये हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर है। इस तरह का यहाँ पे एथनिक ग्रुप है। एथनिक क्या होता है? जहाँ पे लोगों का कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन जो होता है, तो उनका एक ग्रुप होता है, उसको जाति या संजाति कहते हैं। आप जाति से लेंगे उसको, विभिन्न जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो जात कौन कौन से लोग रहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक कहानी बसती है, और वो कहानी बसती है किसकी? ब्रुसेल्स की। हमेशा याद रखेंगे कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो क्या है? वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में कहानी थोड़ा सा उल्टा है। और कहानी उल्टा का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो पूरे कंट्री की बात करें तो वहां पे मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में वो है डच स्पीकिंग लोग, ठीक है ना। और माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग लोग। सिंपल सी बात है। डच स्पीकिंग क्यों होंगे? तो ये जो बड़ा ज्यादा टच कर रहा है, हालांकि देखने में ये लगेगा ये टच कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम अगर यहाँ से देखें इस तरह से है, तो सबसे ज्यादा कैप्चर जो है वो नीदरलैंड का ही है। तो ये माइंड में रहेगा। हाँ, ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो नीदरलैंड के से सटे हुए है, और वो सबसे ज्यादा कैप्चर किया है। तो मेजोरिटी में क्या है? तो सेंटर में मेजोरिटी में कौन है? सेंटर सेंटर का मतलब नहीं, मतलब पूरे कंट्री मेजोरिटी में कौन है? पूरे कंट्री मेजोरिटी में है और डच स्पीकिंग। और माइनॉरिटी का मतलब जिनका नंबर कम है, जो दूसरे नंबर पे है, वो कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग है। सबसे लास्ट में जर्मनी को हम छोड़ देंगे अभी, ठीक है ना। केवल दो को लेके चलेंगे, किसको किसको? डच स्पीकिंग को और फ्रेंच स्पीकिंग को। लेकिन सेंटर में क्या होता है? जो ये कैपिटल सिटी है, ब्रुसेल्स का जो कैपिटल सिटी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेजोरिटी में कौन आ जाता है?
जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा ये जो ब्रुसेल्स है, ठीक है ना, उसमें 80% लोग, मतलब जो राजधानी है वहां के, जो हाई हाई टेक सिटीज हैं, हाई प्रोफाइल लोग जहाँ पे रहते हैं, फैक्ट्रीज हैं, हर चीज है वहां पे, तो वहां पे 80% कौन है, फ्रेंच लोग हैं। ठीक है ना, जो केवल 40% थे कहाँ पे, पूरे कंट्री में, 80% क्या है, फ्रेंच है। इसका मतलब मेजॉरिटी में ये है। और यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन आ जाएगा, तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे कौन, माइनॉरिटी में आ जाएंगे डच। ठीक है ना, माइनॉरिटी में कौन आ जाएंगे, डच उनका क्यों कितना केवल परसेंट है, 20%। कितना था पूरे कंट्री में, 59%। ठीक है ना, तो ये सब डाटा आपको याद रखना है। ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल जो कि कैपिटल है, वहां पे स्टोरी उल्टा है। मतलब वहां पे जो फ्रेंच जो थे, जो माइनॉरिटी में थे, यहाँ पे क्या गए, मेजॉरिटी में आ गए। कौन से लोग, फ्रेंच के लोग। ठीक है ना, तो फ्रेंच के लोग क्या है, 80% है। ठीक है, और डच के लोग जो 59% थे, यहाँ पे केवल 20% में है। मतलब आपके माइंड में ये चीज आ गया ना, कि पूरे कंट्री में जो मेजॉरिटी में है वो कौन है, डच है। ठीक है, पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच है। कैपिटल की बात करेंगे ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में कौन है, फ्रेंच है। माइनॉरिटी में कौन है, डच है। कितना कितना परसेंट है, तो अगर हम किसकी बात करें, केवल ब्रुसेल्स की बात करें, तो 80% जो है, 80% जो है वो क्या है, फ्रेंच है। और केवल 20% है वो क्या है, डच है। इस वजह से क्या है, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये जो एथनिक कंपोजिशन अभी तक जो हम देख रहे थे, थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है ना, मतलब कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, सिंपली समझ लो। आपको डिटेल विटेल कुछ लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट भी समझना है, उसका एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये डच स्पीकिंग जो लोग हैं, जिनका नंबर ज्यादा, जिसके ज्यादा लोग हैं, उनके पास रिसोर्स कम है। और आपके बुक में ये दिया भी होगा, जब टाइम देंगे तब तो पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा उसको। ठीक है ना, तो वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, कि पूरे कंट्री में जो मेजॉरिटी है किसकी, डच की, लेकिन जो पावरफुल और रिच लोग हैं वो कौन है, वो फ्रेंच स्पीकिंग है। जो कम लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। ओके, ओके, रिसोर्सेज ज्यादा हैं। और ये जो डच स्पीकिंग है, इनको पढ़ने का मौका या फिर बिजनेस करने का मौका बहुत बाद में मिला है, इसलिए इनका कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो इनके मन में एक डिससेटिस्फेक्शन ये है कि हम इतने ज्यादा लोग हैं, हमारा नंबर ज्यादा है, तो हमारे लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो रही है। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए काम हो रहा है, तभी तो वो क्या है, हमारे कंट्री में क्या है, रिच हैं, और हम लोग वीक हैं। कहीं ना कहीं से अगर हम उसको इंडिया से रिलेट करें, तो पर्सनली मत लीजिएगा कोई भी। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन की बात की जाती है, या फिर जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, उनके मन में ये डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि जो पावरफुल और जो रिच हैं वो अपर क्लास के लोग हैं, और जो गरीब हैं या फिर जो इलिटरेट हैं वो पुअर क्लास के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर उनको डेवलप करने का मौका बहुत बाद में मिला होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ भी यही सिस्टम था। ठीक है ना, तो जो डच स्पीकिंग जो लोग थे वो क्या थे, जो डच डच जो यहाँ पे जो डच स्पीकिंग जो लोग थे, उनका क्या था, उनका कहना ये था कि भले ही हमारा नंबर जो ज्यादा है, ठीक है ना, नंबर का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन से है, भले ही पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है, लेकिन हमारे पास ना तो पावर है ना तो पैसा है। सबसे ज्यादा टेंशन हो जाता है कहाँ पे, कैपिटल में। कैपिटल जो कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, रोड्स, अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सारे कैपिटल्स में ही रहते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग के साथ तो, और सॉरी, जो डच स्पीकिंग जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत था, क्योंकि यहाँ पे तो उनका परसेंटेज कितना हो गया, केवल 20% आ गया। ठीक है ना, और फ्रेंच जो है, जो क्योंकि जानते हैं कि हाईटेक सिटी है, तो बहुत पहले से इन्हीं का यहाँ पे कब्जा है। और राजधानी पे जिसका कब्जा करेगा, आपको आपको पता है, जो कैपिटल पे किसी का कैप्चर रहेगा, तो वो कितना ज्यादा आगे रहेगा। तो यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा था किसको, डच स्पीकिंग को, कि हमारा नंबर इतना है, मतलब हमारा पॉपुलेशन इतना है, लेकिन कैपिटल में जो कब्जा है, जो रिसोर्स को यूज करने की जो बात है, वो किसकी है, वो फ्रेंच स्पीकिंग की। ठीक है ना, जो पूरे कंट्री में केवल 40% है। ओके, तो ये क्या था, ये डिससेटिस्फैक्शन था। और इसी डिससेटिस्फैक्शन को लेकर 1950s, ठीक है ना, और 60 के आसपास क्या होता है, 50-60, अरे यार ये बोर्ड काम नहीं करता है, रुको जी एक मिनट। ठीक है ना, ये 50s और 60s के पास पास टेंशन शुरू हो जाता है। और किस तरह से टेंशन को सॉल्व किया जाता है, वो बाद में आएगा, जब हम श्रीलंका की स्टोरी पढ़ लेंगे और दोनों का एक साथ देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। बस आपको ये क्लियर हो गया ना, कि क्या एथनिक कंपोजिशन है इसका। ठीक है, अब यही आपको पढ़ना था, पूरे पैराग्राफ में यही दिया है, इधर उधर करके
लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली आपको नहीं समझाया है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो प्लीज आप हमको क्या करिए, तुरंत मैसेज करिए, तुरंत चैट बॉक्स में आके मैसेज करिए तो सर क्लियर है। उसके बाद हम बताते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जल्दी आप टाइम मत लगाना और तुरंत बताओ हमको। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे। ओके ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम ये वो क्वेश्चन, वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम ओपन कर लेंगे, फिर आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। बुक को पढ़ने का भी हम आपको टाइम नहीं देंगे, जब हम कहेंगे तब आपको टाइम देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ओपन करने दीजिए इसको। जल्दी से इसको देख लो। तो अब यहाँ पे देखिए स्टोरी हम हमारा क्या क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू होगा। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन आपको बताना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपका ये है कि पॉपुलेशन कितना था, तो लिटिल ओवर देन क्या है, लिटिल ओवर देन 1 करोड़। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, फ्लेमिश जो रीजन है आपको बता दिए थे मैप के थ्रू, जो फ्लेमिश रीजन है वो कौन सा स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है, जो कि मेजोरिटी में है। ये आप याद रखेंगे, मेजोरिटी में, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको परसेंटेज देख के लग जाएगा, ये याद है। जो वल्लूनिया का जो रीजन है वहां पे क्या है, जो वल्लूनिया का रीजन है वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है और वो 40% लोग यहाँ पे रहते हैं। जो थोड़ा सा पार्ट बच गया था 1% का, वो कौन सा है, जर्मन स्पीकिंग का है। कैपिटल सिटी में थोड़ा सा टेंशन है। तो टेंशन किस चीज का है कि कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहां पे 80% क्या है, फ्रेंच है, और 20% क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। 20% आपको जितना तो आइडिया हो गया होगा, 20% जो होंगे वो डच होंगे। ठीक है ना, 20% कौन है, डच होंगे। ठीक है ना, तो ये एथनिक कंपोजिशन है, आप इसको जान जाएंगे किस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टेंशन क्या है। अब यहाँ पे देखिए इस वे में पढ़ाएंगे कि आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। टेंशन देखेंगे पहले, क्या टेंशन देखेंगे पूरे कंट्री में। पूरे कंट्री में क्या टेंशन इन द इंटायर कंट्री, तो इंटायर कंट्री को लेंगे, कैपिटल को छोड़ देंगे अभी। ओके, तो कैपिटल छोड़ देंगे, वहां पे क्या करेंगे कि टेंशन क्या था, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग आर रिच एंड पावरफुल। तो जिसका नंबर कम है, मतलब नंबर हम बार बार आता है, जिसका पॉपुलेशन कम है वो क्या है, वो रिच है और पावरफुल है, जो कि कौन है, फ्रेंच। तो ये डिससेटिस्फेक्शन था किसके अंदर, जो डच स्पीकिंग थे। वो नहीं चाहते थे कि इनके पास ज्यादा पावर या पैसा हो। ठीक है ना, इसके बाद ये जो सिस्टम बना हुआ था कि जो सबसे ज्यादा जो पैसा और पावर जो डच ये सॉरी फ्रेंच के पास है, तो डच लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। ठीक है ना, इस वजह से उनके अंदर अजीब सी क्या थी, घृणा थी, हेट की भावना थी, हेट की फीलिंग थी। उसको रिसेंटेड कहा, रिसेंटेड भी कहते हैं। रिसेंटेड का मतलब ये होता है गुस्सा होना। ठीक है ना, मतलब ये इसने क्या किया, इस सिस्टम ने क्या किया, डच स्पीकिंग लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया। और जब ये गुस्सा स्टार्ट होता है तो क्या होता है, 1950 और 60 में क्या हो जाता है, ये टेंशन शुरू हो जाता है। तो कहीं से बन सकता है एमसीक्यू। ध्यान सुनना, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि सिंपल सिंपल आपको परसेंटेज देगा। सिंपल सा एमसीक्यू में आ जाएगा क्या, कि विच ग्रुप, यहाँ पे क्या है, विच ग्रुप, हाँ, या फिर विच एथनिक ग्रुप इज व्हाट, हैज व्हाट मोर पावर एंड व्हाट मनी। किस ग्रुप के पास ज्यादा पैसा और पावर है। अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। आप क्या है, जो फ्रेंच जो लोग थे उनके पास ज्यादा पैसा और क्या है, वो पावर है। ठीक है ना, कौन लोग रिजेंटेड थे, कौन लोग क्या थे, नाराज थे, तो डच स्पीकिंग लोग। टेंशन का किस ड्यूरेशन में शुरू हुआ, चार ऑप्शन आ जाएगा, 1980, 90, 1990, 2000, जो भी होगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ऑप्शन क्या करना है, 1950 60 के आसपास से क्या टेंशन स्टार्ट हो जाता है। और ये सारा एमसीक्यू हम करवाएंगे आपको, इतना ज्यादा कि एमसीक्यू करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए कैपिटल में क्या टेंशन था, टेंशन इन द कैपिटल। तो डच आर इन मेजोरिटी मींस 59% क्या है। अब यहाँ पे क्या था, आपको बताया कि डच आर इन मेजोरिटी इन इंटायर कंट्री, मतलब जो डच थे वो क्या थे, मेजोरिटी में थे पूरे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी में आ गए कहाँ पे, कैपिटल में। ओके, मेजोरिटी में कहाँ पे थे, वो पूरे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी में कहाँ पे आ गए, कैपिटल में। टेंशन शुरू। फिर यहाँ पे क्या है, फ्रेंच आ रही माइनॉरिटी, मतलब 40% ही थे वो कहाँ पे, इंटायर कंट्री में। ठीक है ना, बट मेजोरिटी में आ गए कहाँ पे, वो कैपिटल में, सारा दबदबा इनका हो गया कैपिटल में। तो सिंपल सी बात है कि जो डच लोग होंगे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन होगा, और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये बात की बात होगी जब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम है पढ़ाने का, जिसको मैंने आपको इस वे में ये सब पढ़ाया हुआ है, ये कहीं भी आप देखिएगा, आप जितना भी सर्च करिए, पूरा 2-3 दिन हम आपको दे देंगे। इस तरह हो सकता है कहीं कॉपी पेस्ट करके इस तरह से दिए हों, ये कहीं से ये सब नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई गई हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। टेंशन कर पूरे इंटायर कंट्री में कहाँ पे था,
ये मैंने खुद रिसर्च किया है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो इंटायर कंट्री का स्टोरी अलग समझाना है हमको, क्या दिक्कत है। तो पूरे कंट्री में, ये स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे कंट्री की बात है इस तरह की, ठीक है ना। फिर ये टेंशन जो शुरू होता है स्टेट में वो कुछ अलग है, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी थोड़ा उल्टा हो जाता है और गुस्सा और बढ़ जाता है डच स्पीकिंग का। ओके, तो अब जो एमसीक्यू आएगा वो इसी बेसिस पे आएगा, जो इससे अलावा कोई एमसीक्यू आ ही नहीं सकता है। आप ढूंढ लीजिएगा या हम खुद आपके लिए ढूंढ के दिखा देंगे, जब टेस्ट लेंगे तो कहेंगे हाँ सही यही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे डाटा डाटा बहुत ज्यादा है, कहीं 40% का 49 का, स्टेट में कितना सेंटर में कितना। बट आई थिंक आपने ये समझ लिया है तो आपके माइंड में किसी प्रकार मतलब किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और कंफ्यूजन नहीं है सो इस वजह से हम क्या करते हैं, अब इस सेशन को हम एंड करते हैं। ओके, और एंड करने का मतलब मेरा यही है कि आपको ये लगता है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। 1 मिनट क्या है। ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि इस वे में अगर आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना, तो और इस वे में पढ़ाने का मतलब ये है कि एमसीक्यू के डेप्थ में हमको ले जाना है आपको। और आपको पता ही है कि एमसीक्यू अगर आ ही रहा है इसका मतलब वो इतना सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हार्ड पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये लगता है कि इस वे में आप पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो आपको 100% आई थिंक आप पहले से मेरे पे बिलीव करते आ रहे हैं, और अभी भी हम होप करते हैं कि आप मेरे ऊपर इसी तरह से बिलीव करिए। बस 3 मंथ का टाइम दीजिए, और जो ये आपका एसएसटी का कोई भी पार्ट होगा आपसे किसी जिस तरह से ये इजीली समझ में आ गया, इसी तरह से हिस्ट्री, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी तो आप जानते हैं कितना इजी हम बना देते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से अ, अभी हम इस सेशन को क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो जो नया जो बैच शुरू होने वाला है वो इसी मंथ के 15 से शुरू होगा। और आपको लगता है कि अगर आपको टाइम देना चाहिए सो यू कैन कंसल्ट मी, हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करिएगा हमारे नंबर पे, नहीं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। निखिल, निखिल। अरे साले से। हेलो। निखिल, हाँ बोलो। भाई कौन बोल रहा है जी बीचों में? सुन तो रहा हूँ। भाई सुमित का मैसेज कर रहा है जी, देखना। कहते ना तानी सुमित। कैमरा ऑन करा अपना। कैमरा ऑन करो सुमित जी अपना अपना। कैमरा ऑन करो। सुमित वीडियो चालू करो। हाँ जी, 3 हो गया है। चलो ठीक है। शिवेंद्र है क्या जी? देखो शिवा गेमिंग शिवेंद्र ये लग रहा है। सर आ गया जी। चलिए आप म्यूट करिए, तो कौन बात करने लग रहा है इस बीच में, बहुत मारेंगे अभी हम। देखो कितने लोग चले गए हैं, पागल सब। कौन कौन गया, नाम बताओ तो। हम बोले थे ना तुम लोग समझते नहीं, तुम लोग कोई आइडिया दो। सुनील भाग गया है तो। अच्छा, मैं जाना में तुम लोग बात करने लगते हो, हाँ कहीं शिकायत मिला था हमको कि हम जब चले जाते हैं तो उन लोग उसी में बात करते हो। एंड करने के बाद भी रहता है क्या क्लास। तो गौड़ा मजीज में सुन लिया ना, मुझे बताऊंगा मैं। अनिकेत तुम टाइम से क्लास नहीं लिए हो क्या आज। तो वो 19 थे और 4 लोगों को लगेगा कि बस
फॉर्मेलिटी घबराए ना वो लोग, अभी हम उसको चेक करें कौन आया था कौन नहीं। कई स्टूडेंट आज एब्सेंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये जो टॉपिक था जो मैंने आपको पावर शेयरिंग का बताया, पहले तो आप हमको ये बता दिया, आपको जो हम बताए हैं, चलो हम तो पूछ ही लिए थे, सॉरी वो तो आपको बता दिया कि सब समझ में आ गया। हाँ ठीक है, कोई इतना कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप 2 मिनट का टाइम लेके आप बुक को क्या करेंगे, उसको देख लीजिए जल्दी से कि जो बेल्जियम का जो स्टोरी है, ठीक है ना, बेल्जियम का जो स्टोरी है अभी हम उसको हम बता दे रहे हैं कौन कौन से। आप ओपन करिए, तो बुक पहले ओपन करें आप तुरंत, एनसीईआरटी में देख के हम बता दे रहे हैं कि जो ये सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पे, ओके, उसको आप पढ़ लीजिए जितना टाइम लगे आपको, क्योंकि कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। और अगर श्रीलंका का मत पढ़िएगा, केवल किसका पढ़ना है, जहां पे श्रीलंका कहा गया कि लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन, ये तो नहीं पढ़ना है। सिंपल आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका का स्टोरी स्टार्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेना है। ये पढ़ के आपको तुरंत बताइए। अगर वो फर्स्ट ओम हरी जो लेसन फर्स्ट टर्म में आ जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, सेकंड टर्म में नहीं आएगा। क्या फर्स्ट में आएगा क्या सेकंड में आएगा, सो इट इज स्टिल सस्पिशियस, ठीक है ना। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, ये सीबीएसई डिसाइड करेगा कि टर्म 1 में हमको क्या क्या पूछना है, टर्म 2 में। लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड लेसन तो बेसिकली आना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर एमसीक्यू देखो, अगर कहीं एमसीक्यू अगर लेसन 1 का आ गया, लेसन फर्स्ट का एमसीक्यू आ गया, तो ऐसा नहीं है कि लेसन फर्स्ट का डिटेल या फिर 2 मार्क्स का सेकंड टर्म में आएगा, बिल्कुल नहीं है, वो लेसन ही नहीं आएगा, ठीक है ना। जो 50% बचेगा लेसन, उसमें से ही जो आएगा वो आएगा। क्लियर हो गया हमारी। जल्दी से पढ़ के आप ओके करिए, अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी चीज छूटना नहीं है, बहुत ही ईजी हो जाएगा आप अगर उसको फिर से पढ़ेंगे तो। ओके, आयुष क्लियर है, अनिकेत क्लियर, अमित और ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एथनिक कम्युनिटी वही बताया है कि जो कास्ट जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कुल के लोग, अलग अलग संजात के लोग या जात के लोग रहते हैं, उसी को एथनिक कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन का मतलब मिलावट, ओके। तो हमारे वहाँ भी बहुत ज्यादा एथनिक कंपोजिशन है, अलग अलग कुल के लोग रहते हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, उसी को एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। एथनिक को यहाँ पे किससे लेंगे, जाति को लेंगे। जो एक तरह का कल्चर उनका होता है, एक तरह का लैंग्वेज होता है, तो उनको एक एथनिक बना दिया जाता है, ओके। सबका क्लियर हो गया तो जल्दी से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए, और हमको श्योर करिए दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ टुडे। और आज थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारी चीजों को आज समझाना था, बताना था, और ठीक है ना, हमको श्रीलंका का खत्म करना था, बट नॉट टुडे। आई विल कंप्लीट श्रीलंका एंड वी विल आल्सो डिस्कस दैट हाउ दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, ओके। सो जल्दी से बताइए कि कैपिटल में, जल्दी फास्ट बताना, कैपिटल में किसकी माइनॉरिटी थी। हे भगवान, रच गए तुम लोग, एकदम रच गए जो कहा जाता है, बदतमीज कहेंगे। चलो बिल्ला भाई करो, तुम लोग बता रहे हैं।
वेरी गुड, निखिल का सही है। शिवम कैसे फ्रांस हो गया? आयुष फ्रांस भी, विकास फ्रांस, अनिकेत पटेल फ्रांस, हम अश्वनी भी फ्रांस, शिवा गेमिंग फ्रांस, विकास भी फ्रांस। अरे हम क्या पूछे हैं, कैपिटल में किसकी माइनॉरिटी थी? माइनॉरिटी किसकी है? डच की माइनॉरिटी है, क्योंकि डच की मेजॉरिटी है कहाँ पे? डच की जो माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी है वो है पूरे कंट्री में, इंटायर कंट्री में। और डच को ही दिक्कत है। डच देखो, माइंड में सेट कर लो, डच को बहुत प्रॉब्लम है। डच को प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उधर उनका पूरे कंट्री में इतना नंबर है, मतलब पॉपुलेशन है, कि उनके पास पावर और मनी, कैपिटल है ही नहीं। और एक और दिक्कत है कि जो कैपिटल है उसका मेन सिटी जो है, वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है ना, तभी ना गुस्सा होगा, बदतमीज। और जब सेंटर में अगर वही ज्यादा रहेंगे तो इसका सेंटर में ज्यादा रहने का मतलब क्या है? सेंटर में अगर वो ज्यादा रहेंगे तो उनको क्या दिक्कत है जी? मेन मेन सिटी को, मेन मेन इंडस्ट्री को वही कैप्चर करेंगे ना। तो डच लोग क्या है, डच को दिक्कत है, इसलिए डच जो कैपिटल है वहां पे नहीं है। पहले क्वेश्चन में तुम लोग हमको एकदम अपसेट कर दिए। हम्म। चलो ये बताओ, जो नीदरलैंड से जो सटे जो एरिया है वहां पे लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? बताओ जल्दी। डच। अब सही है। गुड। अब जल्दी से हमको ये बता दो तुम लोग कि जो वैलोनिया है, ठीक है ना, जो वैलोनिया रीजन है, वहां वो कौन सी स्पीकिंग कंट्री है? सॉरी, स्पीकिंग एरिया है वैलोनिया वाला। वैलोनिया फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि वैलोनिया देखो नीचे है मैप में, वो नीचे फ्रांस है, तो फ्रांस से सटे हुए फ्रेंच, बस अब तुम लोग सेट हो गए एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन हमको बता दो, देखिए तुम लोग उस लेवल पे पहुंचे हैं कि नहीं, कि पूरे इंटायर कंट्री में, पूरे कंट्री में दिक्कत क्या था? किसको दिक्कत था और क्यों? किसको दिक्कत था और क्यों? डच को दिक्कत था, वेरी गुड, डच को दिक्कत है ही तो बता देंगे। जो डच, सबका डच आ गया, अब हमको कौन बताएगा क्यों? डच है माइनॉरिटी। हम देखो स्नेहा, आई एम नॉट आस्क अबाउट कैपिटल। इंटायर कंट्री में हमको बताना है, कैपिटल में तो दिक्कत था ही उनको, इंटायर कंट्री में उनको क्या दिक्कत था? उनका तो नंबर ज्यादा ही था, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। वेरी गुड निखिल, यस आयुष, गुड। ये दिक्कत था कि उनका पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद क्या है, उनका जो एजुकेशन है, उनको जो पावर है वो कम मिला हुआ है, या फिर जो मिलना शुरू हुआ है बहुत बाद में मिला है, इसलिए सबके पास ये पावर नहीं है। जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट डिच, वेरी गुड, डी लगाएंगे आप, जस्ट वो क्या है, लिविंग है ना। सो देवर नॉट रिच एंड नॉट पावरफुल, तो उनके पास पावर भी नहीं है और पैसा भी नहीं था, इसलिए वो उनकी नाराजगी। वेरी गुड, तुम लोग तो खुश कर दिया उनको। ओके, तो इस तरह से हमको पढ़ाई करना है। हाँ वेरी गुड अश्वनी, वेरी गुड अनिकेत, because the population is more but they are not in majority in power, very good। इसी तरह स्टेटमेंट एक्यूरेट वे में लिखना है आपको। ओके, सो आई एम सो हैप्पी विथ योर रिप्लाई, कि थोड़ा सा हार्ड ही, अब इससे हार्ड तो नहीं हमको लगता है कुछ हो सकता है, और कुछ होगा भी तो उसको हम देख लेंगे। ओके, तो जल्दी से आप रिप्लाई करके हमको बता दीजिए कि आपको आज का क्लास, एक मिनट, एक काम तुम लोग प्लीज मेरा मेरा कर देना, क्योंकि मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग मोड पे लगाया है, और जब मैं ये लिंक भेजूंगा तो आप मेरी तरफ से उनको क्या करेंगे, कन्विंस कर देंगे, क्योंकि मेहनत कुछ ज्यादा हमको करना है इस बार आप लोगों के लिए। अब खुद देख लिए कि किस तरह से मेहनत करके आप ये क्या रहे हैं, तो हम भी चाह रहे थोड़ा सा मेहनत करें तो मैक्सिमम लोगों के पास जाए और मेरा भी कुछ फायदा हो। समझ रहे हो ना, ज्यादा समझाने का कोई जरूरत है नहीं। तो प्लीज मेरे लिए आप इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा, और बात करके, जैसे भी आपको लगेगा, बात करके, कॉल करके आप उनको समझाएगा कि इस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, इस तरह से अगर क्या करना है। अब तो बोर्ड्स भी आ गए हैं, तो वो आई थिंक वो इजिली समझ जाएंगे। तो आई थिंक आप मेरे लिए क्या है, आप इतना तो कर सकते हैं, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सबको जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, कि कम से कम एक बच्चे को वो क्या करेंगे, अपने लेवल पे जोड़ेंगे, और फिर हमको बताएंगे कि सर मैंने इसको क्या किया है, इसको जोड़ा हुआ है। एक बच्चे को केवल, ज्यादा हम आपसे फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ये भी आपसे कहेंगे, ठीक है ना, बहुत लोगों से मतलब नहीं है तो नहीं, आपने बहुत लोगों से बोला कि कोई जुड़ा नहीं, एक लोगों को आप कहिए, नाम बताइए, और एक लोगों को आप जोड़िए। ओके, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आपको करना है, ना तो मैं करता हूं ना तो, ठीक है ना,
ना तो आपको करना है कि फोर्स नहीं करना है कि ट्यूशन पढ़ो ट्यूशन पढ़ो ट्यूशन पढ़ो। बस आपको ये समझा देना है अच्छे वे में, अरे यार पढ़ लोगे तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, सर नहीं कहेंगे या कोई भी नहीं कुछ कहेगा। लेकिन आप क्या करना है, आपको ये अपने वे में समझा देना है कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए ये होगा। और हम चाहते हैं कि 2-3 दिन के अंदर आप कम से कम आप हमको ये बताएं कि सर मैंने इसको जोड़ा हुआ है, इसको बताया है, ठीक है ना शिवेंद्र। चलो ठीक है सोनी, तुमने अपना काम कर दिया, लेकिन ये पहले वाले लोगों को ये नहीं है, अभी जो नए नए हैं उनकी बात कर रहे हैं। मेरे ग्रुप के सब लोग हैं, तो तुम लोग अब एक एक को जोड़ोगे, तुम लोग पे ज्यादा बिलीव है हमको ना, तो इतना काम करोगे तो फिर तुम लोग को बेनिफिट भी देंगे ना। तो जितने लोग का नंबर है वो सब लोग ज्वाइन है, हमको नहीं बताया, एक एक्स्ट्रा हमको चाहिए और आप लोग ये सब हमको एक देंगे, ठीक है ना। बट बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करना है, ना तो हम आपको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे फैमिली की तरह, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंट हो के हम आपसे ये बोल बोल दे रहे हैं। बट ये इतना मत आप कर दीजिएगा, इतना मत प्रचार कर दीजिएगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि बहुत ज्यादा जलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप ये सब काम करिए। आपको लगता है कि एक स्टूडेंट तो ऐसा आपके नजर में होगा ही जो पढ़ना चाहता है, जो थोड़ा सीरियस है स्टडी के लिए, तो उसको ही केवल आप क्या करेंगे बताएंगे। और फिर बताने के बाद आप हमको ये भी बता देंगे सर मैंने आपको जोड़ा, तो हम ये सोचेंगे हाँ आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो इट इज ओनली रिक्वेस्ट। ओके, कभी भी आप ऐसा काम ना करिएगा जिससे क्या होता है, जो डिग्निटी होती है, जो स्टेटस होता है, वो खत्म हो जाए कि क्या यार ट्यूशन पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हो। तो वो आप बिल्कुल मत करिएगा किसी बच्चे से। आपका फ्रेंड होगा जो नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे करेंगे, और एक बच्चा कम से कम क्या है आप जोड़िएगा, और फिर आप हमको बताइएगा। तो आपको क्लास कैसा लगा वो जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर हम सेशन को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो। हेलो। माइक बंद। अर्पित बोले अर्पित ये कहा होगा बोल नहीं रहा। चलो जाओ ठीक है बाय।